फल मिला। 10 अगस्त 1950 को अध्यक्ष पद से उनका त्याग पत्र स्वीकृत हुआ। सरदार पटेल ने फोन पर कहा, टंडन, मैंने तुम्हारा नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भेज दिया है, तुम इसे स्वीकार करोगे? सरदार जी, यदि आप और कांग्रेस संगठन इसके लिए मेरी उपयोगिता समझते हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र द्वारा टंडन जी को यह बताया था कि वे इस पद को स्वीकार न करें। टंडन जी आखिर को कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह नासिक कांग्रेस की चित्रावली है। इसमें उस समय के विभिन्न दृश्य देखे जा सकते हैं। इस स्थान पर आरोहण कर रहे हैं। नेहरू जी कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। गांधीनगर का यह सिंह द्वार है। टंडन जी ने 3 घंटा प्रथम हिंदी में एवं तत्पश्चात 3 घंटा अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण दिया था और कहा था, इतिहास के पिछले कुछ वर्षों के इतिहास के उलटते हुए पन्ने गवाही देते हैं कि फिर हमारे यहाँ दूसरे तरह के आंदोलन आरंभ हुए। खुली हुई मुखालफत, खुला हुआ विरोध ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातों का किया गया। संपात और का गहरा आंदोलन बंगाल के नेताओं ने, बंगाल के युवकों ने वो काम किया जो हमारे इतिहास के पन्नों में बराबर सोने के अक्षरों से याद किया जाएगा। फिर उस जगह से भी हम आगे बढ़े। हमारे पूज्य नेता महात्मा गांधी ने राजनीतिक क्षेत्र में आकर हमारे लड़ाई का रास्ता बिल्कुल बदला। हमको नया ढंग उन्होंने सिखाया। नए तरीके से हमारी लड़ाई हुई। कानूनों का, हमने ब्रिटिश कानूनों का खुला हुआ केवल विरोध नहीं किया बल्कि उनको कह करके तोड़ा। स्वतंत्रता मिली। हमें अपनी संस्कृति के मार्ग पर ही चलना है। इसे यहाँ के हर वर्ग ने सींचा है और बढ़ाया है। अपनी संस्कृति को धर्म समझने की हमें कभी भूल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है और वह किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है। हिंदू पर्याय तो हमें ईरानी संस्कृति ने ही दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो वैदिक है। हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हम सुलझा न सकते हों, लेकिन सर्वप्रथम हमें अपने नैतिक आचरण को सबसे ऊपर उठाना होगा। ब्राह्मण धर्म और कर्म दोनों से होते हैं। कर्मयोगी होने में उनका विशेष विश्वास था। अपने समापन भाषण में टंडन जी ने कहा, यदि आत्मा खोकर आपने विश्व विजित कर भी लिया तो क्या पाया? यह बाइबिल का दृष्टांत है।
इलाहाबाद में उनका भव्य स्वागत किया गया एवं वहां सड़कों पर फल बांटे गए। कलकत्ता में भी उनका बहुत स्वागत किया गया। को वसुधैव कुटुंबकम ही माना करते थे। सन 51 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद कांग्रेस की कार्यकारिणी का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। जवाहरलाल जी उसके सदस्य थे। प्रथम तो वे आते ही नहीं थे, बाद में उन्होंने आना प्रारंभ कर दिया था, किंतु वे चाहते थे रफी अहमद किदवई को भी उसमें सम्मिलित करना। टंडन जी किसी कारणवश रफी जी को नहीं लेना चाहते थे। टंडन जी के पास यह अधिकार था कि वे पूरी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे इस मकड़ी के जाल को एक हल्की सी फूंक से उड़ा सकते थे। उन्होंने अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही अध्यक्ष पद से त्याग पत्र यह कहकर किया कि देश को जवाहरलाल नेहरू की जरूरत है और उनका मुझ में विश्वास नहीं है। ऐसे ही प्रतीक पुरुष थे टंडन जी। वे वास्तव में मर्यादा के पुरुषोत्तम थे। टंडन जी के द्वितीय पुत्र गुरु प्रसाद टंडन ने कहा, मैं अपना कम्बल और बांसुरी लेकर प्रयागराज आ गया हूँ और मुझे किसी से कोई विद्वेष नहीं है और मैं संस्था का हित ही चाहता हूँ। तो इसका संदर्भ ये है कि नासिक कांग्रेस के वो जब अध्यक्ष थे तो उसमें अंतिम भाषण उनका हुआ था, बड़ा ही मार्मिक सारगर्भित। उसमें उन्होंने कहा था कि एक राजा था, वो शिकार खेलते खेलते जंगल गया और भटक गया। तब एक गडरिये ने रात को उसे शरण दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रातःकाल हुआ तो उसे बुलाया और बुला करके उसे अपना मंत्री पद सौंपा। तो हर जगह लोग कुछ ईर्ष्यालु होते हैं। शिकायत करने वाले लोगों ने कहा कि अरे इसने तो बड़ा अपना कोठा भर लिया है। एक अफसर तो कहा कि इसे हमें दिखाओ तो ये क्या है। तो वो चला अपनी ताली लेकर के, कहा ये खोल कर देखा तो वहाँ उसका कम्बल और बांसुरी थी और
बस उसके बाद से अपना राजनीति निवास उतार दिया कि जहाँ विश्वास न हो वहाँ हम नहीं टिके। बहुत कहा कि वो नहीं माना, अपना कम्बल और बांसुरी लेकर चला गया। सन 52 में वे लोकसभा के सदस्य इलाहाबाद क्षेत्र से निर्विरोध निर्वाचित हुए और विभिन्न अवसरों पर कहा कि शासनकर्ताओं के लिए गांधी जी का नाम लेना असत्य है। गांधी जी सत्य को सबसे ऊपर रखते थे। शासन का यह कर्तव्य है कि हिंदी को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं को विशेष सहायता दें। इसके विपरीत शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी संस्थाओं की उपेक्षा की है। भाग्यवान हूँ इस ही में यह विजन कुटीर करूँ सुरभित, इसे सजाऊं इसे रिझाऊं, केवल यही कामना है। उन्नीस में उन्होंने गोपबंधु का शिलान्यास भुवनेश्वर उड़ीसा में किया तथा साथ में ही एक पुस्तकालय जिसमें हिंदी की पुस्तकें हों उसका भी उपाय कराया। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाने की योजना की। टंडन जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। उनका विचार था कि भारत की सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी हो, उसी प्रकार से जिस प्रकार से चीन में कुरान भी चीनी भाषा में लिखी जाती है। वे सभी भाषाओं का बड़ा आदर करते थे और हमेशा उनसे समन्वय की ही बात किया करते थे। राम का वनगमन एवं राजर्षि का देश सेवागमन न होता तो वह दिव्यता, वह भव्यता, वह अद्वितीय अलौकिकता कहाँ उपलब्ध होती। सन 54 में उन्होंने लोकसभा को पंडित मदन मोहन मालवीय का चित्र प्रस्तुत किया और कहा, देश का चिंतन, देश की बात कोई काम में लगे। जब मैं पहले उनसे भेंट की उस समय 1899 में मैंने जैसा कहा, उस समय उनके हाथ में हिंदी का काम था। उत्तर प्रदेश जो आज का नाम है, उस समय उसका दूसरा नाम था उस प्रदेश का, और वहाँ हिंदी की इतनी उपेक्षा थी कि जनता की भाषा हिंदी उस समय भी आज है, परंतु हिंदी में अदालत में कोई अर्जी भी नहीं दाखिल कर सकता। उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश में हिंदी में गवाही लिखना तो दूर, जिसको अर्जी दावा कहते थे, वो भी नहीं दाखिल हो सकता। उस समय सरंगी में चालर आए हुए थे, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर होकर वो आए थे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में हिंदी और उत्तर प्रदेश में नहीं। सरंगी में चालर को सहानुभूति मालवीय जी ने ये काम उठाया था और महाराजा अयोध्या को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया था। मैं देखता
उनके काम का एक सज्जन ये था, अपने को पीछे रखना। ये तो मैंने उनके जीवन भर देखा कि जहाँ काम करना है, परिश्रम करना है, वहाँ स्वयं करना, और जहाँ कुछ चीज की नहीं है वहाँ आगे दूसरे को करना। ये उनके काम का तरीका था। उनके चरित्र से कुछ सीखे, यही मेरी मान्यता है। यह दृश्य टंडन जी की 75वीं वर्षगांठ के मनाए जाने के अवसर का भारतीय संसद का है। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन्हें एक क्रिकेट का बैट पुरस्कार स्वरूप, भेंट स्वरूप दिया था। और कहा था, जीवेम शरदा शतम। भारत के उत्तर पूर्वीय स्थल पर तिब्बत का पठार था और उसकी सीमा चीन के साथ लगी हुई थी। यह दुनिया का सर्वोच्च स्थान था। यहाँ सूरज की किरणें सर्वप्रथम हिमाच्छादित गगनचुंबी अट्टालिकाओं को ही स्पर्श करती थीं। यहाँ अपना ही था। सीढ़ी नुमा छोटे छोटे स्थलों पर खेती की जाती थी। बड़ा ही सुंदर प्रदेश है तिब्बत। बड़े सफाई पसंद मालूम देते हैं और वे हिंदी भाषा का ही परिणित रूप प्रयोग में लाते हैं। यहाँ का धर्म बौद्ध है। यहाँ के नेता दलाई लामा थे। अनायास ही चीन ने उस सुंदर प्रदेश पर हमला करके वहाँ के नेता को वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया। टंडन जी की दूर दृष्टि थी। तिब्बत के मामले पर बोलते हुए उन्होंने अपने भाषण में लोकसभा में कहा कि मेरे विचार से तिब्बत के ऊपर चीन के अधिकार को मान लेना बुद्धिमानी का काम नहीं है। यह भारत का द्वार है और अपना द्वार देकर हम एक विदेशी सत्ता को घर में घुसने से रोक नहीं सकते। कदाचित वह असंभव होगा। में चीन ने भारत पर खुले आम हमला किया।
टंडन जी की भविष्यवाणी सत्य निकली। उनके पुत्र संत प्रसाद टंडन ने कहा, बाबूजी, इस पर्वत शिलाखंड के समान ही अपने सिद्धांतों पर अडिग थे एवं उनकी सत्यनिष्ठा अटूट थी। लगभग 1955 से वे अपने डॉक्टर पुत्र आनंद कुमार के घर पर ही रहा करते थे। वे ही उनकी देखभाल किया करते थे। इसी निवास पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री एवं जवाहरलाल नेहरू आदि उनसे आकर यथा समय मिले थे। जवाहरलाल जी से मिलकर उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन को एक राष्ट्रीय संस्था घोषित कराया था एवं उनके अंतिम दिन के 3-4 दिन पहले ही उसकी बैठक हुई थी, जिससे टंडन जी को बड़ा चैन और सुख मिला था। झीनी झीनी बीधी चदरिया, झीनी झीनी बीधी चदरिया, काहे कताना काहे कबाना, काहे कताना काहे कबाना, कौने तारे से बीधी चदरिया, झीनी झीनी बीधी चदरिया। प्रेम कताना रसिका बाना, प्रेम कताना रसिका बाना, तान के बीधी झीनी चदरिया, झीनी झीनी बीधी चदरिया। चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, झीनी झीनी बीधी चदरिया। कबीर जतन ते ओढ़ी, दास कबीर जतन ते ओढ़ी, जो की तो धरी दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीधी चदरिया।